Hello friends, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे बीपी का बढ़ना प्रेगनेंसी में, जिसको हम एक शब्द दिया है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, सिर्फ उसी दौरान 20 हफ्ते के बाद अगर प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ना शुरू होता है, जो कि ऊपर वाला 140 या 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक जो नीचे वाला बीपी कहते हैं लोग 90 या 90 से ज़्यादा हो, तो हम उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इन लेडीज़ का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी से पहले और 20 हफ्ते से पहले बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब क्यों हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या क्या हो सकता है ना? अगर हम बात करें तो 17% ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज डू हैव फिट्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, तो जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके हमारे कुछ 5 प्रकार की चीज़ें हैं कि बीपी कैसे बढ़ता है, कौन सी लेडीज़ में बढ़ता है, किस किस टाइप का होता है। सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल है कि जो हम जिसको नाम दी है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। किसी भी गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते के बाद अगर हमारा बढ़ना शुरू होता है, जो सिस्टोलिक 140 या 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से 90 से ज़्यादा होता है, तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और जैसे ही हमारी प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर होती है, तो 12 हफ्ते के अंदर अंदर, कई बार तो डिलीवरी के तुरंत बाद, नहीं तो विदिन 12 वीक्स पोस्टपार्टम हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। दूसरा होता है प्री एक्लेम्पसिया। वाई प्री एक्लेम्पसिया का नाम दिया जाता है? क्योंकि इसमें बीपी बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रेग्नेंट लेडी के किडनी में भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारी जो नसें हैं वेज़ोस्पाज़्म में चली जाती है और जो पानी है बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे हमारी बॉडी प्रोटीन लूज़ करना शुरू कर देती है। इसलिए जब हम इन गर्भवती महिलाओं का यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें एल्बुमिन 1+, 2+, 3+ आता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरा आता है एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया वर्ड हम उसी टाइम यूज़ करते हैं जब बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर बीपी ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा ना भी हो, कईयों का तो 200, 180, 170 तक भी पहुंच जाता है, बट अगर बहुत देर तक बीपी हमारा हाई रह रहा है, तो कई बारी किन्हीं गर्भवती महिलाओं को ये मोस्टली 35-36 वीक्स तक शुरू हो सकता है कि इनमें पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, जिसको हम दौरे का नाम देते हैं। जैसे एक दौरा आता है जिसमें पूरा हाथ पैर हिल जाता है, वैसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी को भी फिट्स, जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं, ये आ जाते हैं, तब इसका नाम हम एक्लेम्पसिया कर देते हैं। 4th कैटेगरी हमारी रहती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन उन लेडीज़ में कहा जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी से पहले से बढ़ा हुआ है, एंड व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, और अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 20 वीक से पहले ही उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस केस को हमारी जो ब्लड प्रेशर है स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी से ही हाई रहता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसमें हमारा PIH, दैट मीन्स भी जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, वो हमारा सुपर इम्पोज हो जाता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? एक लेडी जिसका पहले से ही बीपी हाई था और वो प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी के दौरान जब 20 हफ्ते हुआ, 20 हफ्ते के बाद उसका बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी बीपी बढ़ने लग गया, तो ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ प्लस प्रेगनेंसी वाला भी बीपी, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोज्ड। So chronic hypertension superimposed by pregnancy induced hypertension है। इन वाले में क्या क्या हमारी दिक्कत आ सकती है माँ को और बच्चे को? सबसे पहली बात है, आप हर एक एंटीनेटल विजिट्स में हम हर माँ का बीपी चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं और हार्ट रेट चेक करते हैं बच्चे का। बीपी, अगर माँ का बीपी अगर हमारा बढ़ रहा है तो उससे बच्चे को खून कम पहुंचना शुरू हो जाता है, और जैसे मैंने कहा नसें स्पाज़्म में चली जाती है और हमारा जो वेसल्स हैं
उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो हमारी मदर्स में एडीमा डेवलप हो जाता है, दैट मीन्स सूजन आ जाती है। तो इन मदर्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें हर बारी उनका बीपी चेक करें। जिनको हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पे डालते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो रोज़ अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें। साथ साथ हम उनको कुछ डेंजर साइंस बताते हैं कि अगर आपको लगता है आपके हेडेक हो रहा है, आपको छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, आंखों के आगे धुंधलापन चल रहा है, आपको बहुत सारा स्वेलिंग आ रहा है, आपको लग रहा है आपका सर बहुत भारी रह रहा है, तो आप आके हमें बताएं। तो ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो हम माँ को वार्निंग साइंस करके समझाते हैं। दूसरी चीज़ होती है लैब टेस्ट। बीपी हाई की वजह से हमारे लिवर में, किडनी में और यूरिन में कहीं ना कहीं हमारी इसको परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स कम होने की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस होते हैं, लिवर एंजाइम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और यूरिन में एल्बुमिन आने के रहता है। तीसरा हम मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे की धड़कन। एक तो हमारी एंटीनेटल विजिट में जब हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी आती है तो हम लेटा के उस बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं और साथ साथ बच्चे की ग्रोथ की हम मॉनिटरिंग करते हैं अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड में हम कलर डॉपलर प्रेफर करते हैं। उसका कारण है क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो खून का बहाव माँ से बच्चे को जाने के बजाय वापस की तरफ आ जाता है। सो देयर आर फ्यू डॉपलर फाइंडिंग्स जिसमें बच्चे को खून कम पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ये प्रेगनेंसी आगे कितनी और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो डिसीजन ऑफ डिलीवरी इज़ टेकन डिपेंडिंग अपॉन मदर का ब्लड प्रेशर, मदर की क्लिनिकल कंडीशन, दूसरा लैब टेस्ट कि उसकी लैब वैल्यूज़ कितनी डिरेंज तो नहीं हो रही हैं, तीसरा उसका कलर डॉपलर कि उसकी कलर डॉपलर में बच्चे को खून का बहाव ज़्यादा कम तो नहीं जा रहा, जो हम वीकली और 10 डेज़ के इंटरवल में कराते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ ब्लड प्रेशर। लास्ट नॉट द लीस्ट कि माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये माँ करती है क्योंकि 24 घंटे तो माँ बच्चे के साथ रहती है। सो अगर किसी भी टाइम मदर कहती है कि मेरे बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तब हमें तुरंत ही उसको बोलते हैं कि आप तुरंत आके हॉस्पिटल में अपनी हार्ट बीट चेक करवा लो बच्चे की, और हम एक NST या CTG मॉनिटरिंग करते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। सो द डिसीजन ऑफ डिलीवरी इज़ टेकन डिपेंडिंग अपॉन मदर्स ब्लड प्रेशर, लैब टेस्ट अगर बहुत डिरेंज चल रहे हैं, कोई भी वार्निंग साइन मदर बोलती है तब, या कलर डॉपलर डिरेंज है या फीटल मूवमेंट्स कम है। जैसे ही हम डिलीवरी करते हैं माँ का ब्लड प्रेशर विदिन 24 आवर्स नॉर्मल आ जाता है। हमें कई बारी इन मदर्स को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस पे पोस्टपार्टम 2 वीक्स टू 6 वीक्स तक भी कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये मदर्स दोबारा प्रेग्नेंट होंगी तब भी इनमें चांसेस रहेंगे इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा जल्दी बढ़ सकता है। डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओनली कि हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का ध्यान देना है और डिलीवरी के बाद हम इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जितना हम इग्नोर डिलीवरी के बाद करेंगे तो पोस्टपार्टम पीरियड भी बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। जो भी इसमें अगर हमारी मेडिकल कंडीशन अनट्रीटेड रह जाएगी, आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी मदर को आइदर क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो जाएगा या किडनी या हार्ट या लिवर में उसका इफेक्ट आएगा। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना है कि डिलीवरी के बाद भी हम अपनी बीपी मॉनिटरिंग करते रहें एंड टाइम टू टाइम हम अपने डॉक्टर के टच में रहें, जहाँ डोसेज ऑफ मेडिकेशंस हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हम ध्यान रखें, अगर हमारी पहली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा था तो दूसरी वाली टाइम अगर आप किसी और डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, कहीं और हैं, किसी और शहर में गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि पहली प्रेगनेंसी में इस टाइम आपका बीपी बढ़ा था और आपको ये दवाई दी थी। इससे अगली प्रेगनेंसी में और ध्यान देने के लिए डॉक्टर को भी आसानी रहेगी और आपको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो डियर फ्रेंड्स, द कीनोट मैसेज आई वांट टू कन्वे इन दिस शॉर्ट क्लास ऑन ब्लड प्रेशर इज़ कि आप इसको बहुत लाइट ना लें। इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एक सिर्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना विच इज़ वेरी इजी टू बी डन घर पे भी, आप उसको थोड़ा सा रेगुलर रखें, अपनी डॉक्टर के टच में रहें। अगर ये सब कुछ हम चीज़ें बहुत ध्यान दे के अगर रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ विद द डॉक्टर्स
अंडर डॉक्टर सुपरविजन, तो हमारी प्रेगनेंसी में हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से हम बच सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. Make sure that you check your blood pressure if you are hypertensive during pregnancy on regular intervals, and notify your doctor time to time, and take a wisely decision. Thank you so much and have a blessed day.